हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इल प्लेटफॉर्म बिहारी ई स्कूल पर। मैं राहुल सिंह आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ। अपना लास्ट चैप्टर, बहुत खुशी है, पहला सेक्शन कंप्लीट होने जा रहा है हम लोग का आज, राजनीति विज्ञान का, सिविक्स का 5वां चैप्टर हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अब 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। 4 चैप्टर में जो अब एक काम कीजिए, 1-2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और क्या क्या पढ़ा आपने उसको रिमाइंड कीजिए। आपको खुद पे खुद, क्योंकि ये भी चैप्टर चौथे चैप्टर की तरह ही समझने वाला है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हम लोगों के सामने। आपके पास जो भी आसपास दिखता है, जो भी आसपास आपको समस्याएं दिखे, आंख बंद करके आप सोचिए, ठीक है। और जो जो समस्याएं हैं आप एकदम नोट करते जाइए, उसको नोट कीजिए। बस वही आपको एग्जैक्टली एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, अगर लघु उत्तरीय चाहे दीर्घ उत्तरीय, तो आप उसको डिस्क्राइब करके उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर लघु उत्तरीय आएगा तो सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा, अगर दीर्घ उत्तरीय आता है तो उसको इलाबोरेट करके, मतलब उसको थोड़ा विश्लेषित करके और लिख दीजिएगा। बस यही आंसर होगा आपका। ये मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तब आते हैं मैंने जो पॉइंट आउट किया है, हो सकता है इससे ज़्यादा आपको पॉइंट और आपके दिमाग में आए, तो वो सब आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी चुनौतियाँ आपके सामने आपको दिखेंगी, ठीक है, वो सब आप नोट कर लीजिए। लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, सभी चुनौतियाँ जो आपके सामने दिखती हैं। अब देखते हैं, मैंने लिखा है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लोकतंत्र को स्थापित कर लिया आपने। अब बात आ जाती है, किसी चीज़ को स्थापित कर लेते हैं या किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं आप, ठीक है। अब उसको क्या होता है कि उसके आपके पास एक समस्या होती है कि आपके पास, देखिए, आपके पास एक मतलब कि आपके पास समझिए कि आप गांव के लड़के हैं और आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, चाहे 20 बीघा ज़मीन है, ठीक है। आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, मतलब आपके पास क्या है, रियासत है, मतलब कि इस तरह एक तरह से आपके बाप दादा ने, आपके परदादा ने दे दिया है, ठीक है। अब आपके पास चुनौती क्या है? चुनौती है कि उस ज़मीन का आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें अपने जीवन यापन के लिए, या उस पर अच्छे से खेती करके आप बिजनेस बढ़ा सकें, पैसा कमा सकें, या उस चीज़ को आप बना के रखें। ये नहीं कि मतलब कि गंदे चीज़ों में, या मतलब कि आप दारूबाजी में, या मतलब उसमें आप उड़ा दें, उस ज़मीन को बेच दें, ठीक है, या गंदे हाथों में आप दे दें, ठीक है, या कम दामों में दे दें। तो ये चीज़ सही नहीं होता है। तो इसी तरह से लोकतंत्र जब बन गया, भारत में बन गया, चाहे विश्व में जब लोकतंत्र आ गया है, तब इस चीज़ का क्या है कि सबसे बड़ी चुनौती जो लोकतंत्र की है कि इसको हम लोग कैसे बना के रखें, इसका विस्तार कैसे हो, या इसको कैसे, किस तरह से दिन प्रतिदिन मजबूती दी जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र में। किसी चीज़ को संभाल के रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है, खरीदना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, बाप दादा परदादा बोलते हैं ना कि हाथी खरीद ले लो, ठीक, हाथी खरीद लो। हाथी खरीदलस ना होला, हाथी के क्या करे के पड़ला, ओकरा के मतलब कि ओकरा के मेंटेन करे के पड़ा, रख रखाव करे के पड़ला। तो उसी तरह से बात है, ठीक। भोजपुरी में बोल दिया मैंने, अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज आई होप माइंड नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन ये बात है। क्षेत्रीय लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ भी जाइए आप, बाहर भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिंदास होकर बात कीजिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लोकतंत्र को आप आधार तो आपने बना लिया, अब उसको आप विस्तार कैसे दे रहे हो, ठीक है, और उसको आप कितनी आप मजबूती प्रदान करो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक। तो इसको आप भारत में देखेंगे तो भारत में जब मतलब वही स्वतंत्रता मिल गई हम लोगों को, लोकतंत्र हम लोगों ने अपना लिया। लोकतंत्र अपनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक संविधान बनाया, मजबूत संविधान बनाया, जिसमें कि भारत के लोगों को क्या किया, पूरा पावर दे दिया, ठीक है, पूरा पावर दिया भारत के लोगों को। और भारत के लोगों को पावर देने के साथ साथ सारे तरह के न्याय, सारे तरह की समानता, सारे तरह की चीज़ों की विकृतियों को हटाने की बात की हम लोगों ने, सब लोगों ने साथ मिलकर, ठीक है। हम लोगों ने एक शपथ लिया, ठीक, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने एक शपथ लिया कि हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं भाई, इस चीज़ का शपथ लेते हैं कि हम लोग सब लोग मिलके इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। तो ये आपने आधार ले लोकतंत्र का। उसके अलावा हमने कुछ संस्थाएं बनाई, विधायिका बनाया, कार्यपालिका बनाया, न्यायपालिका बनाया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं, हमने चैप्टर पढ़ाया था जब साझेदारी कार्यप्रणाली पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था कि ये तीसरा स्तर जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग संकल्प लिया। और 1992 में आप देखते हैं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन आता है आपका, और पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत करता है, नगर पालिका व्यवस्था को और मजबूत करता है। तो ये जो चुनौती थी, इस चीज़ को हमने आधार बनाया। आधार बना के इसका विस्तार हम लोग अब सोच रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो विस्तार है, अब धीरे धीरे सारे देश जो है इसको अपनाते जाए, ठीक है। अभी भी ऐसा है कि 1/4 जो है देश,
ठीक है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि 1/4 देश जो है कि लोकतंत्र से वंचित हैं, ठीक है। तो उनको जो है लाना, लोकतंत्र में लाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि हम लोग भी मतलब कि पूरा समाज जो है, पूरा विश्व जो है एक सूत्र में बन जाए, लोकतंत्र के सूत्र में बन जाए और लोगों को शासन मिल सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल पाए, ठीक है। अब उसको क्या करने की, गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती। तो गहराई तक मजबूत कैसे बनेगा? लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी तंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व हों उसमें, अपने कर्तव्य को भी पहचाने, अपने अधिकार को भी पहचाने, अपने सारे मतलब कि जो भी संवैधानिक तंत्र हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना कर्तव्य समझे नैतिक रूप से भी, और मतलब कि हर एक तरह से न्याय दिलाने के काम करें, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, शोषित हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, तो वो सबको मतलब कि एक साथ लेकर चलें, तभी हमारा क्या होगा, लोकतंत्र का आधार मतलब जो हमने आधार बनाया है उसको और मजबूती प्रदान होगी, ठीक है। तो ये सब चुनौतियां हैं, ठीक है, अभी चुनौतियां हैं, अभी ये विद्यमान है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं, इस चीज़ को टैकल करने की जरूरत है। उसके अलावा मैंने जो बोला, आपने बता ही दिया कि संवैधानिक बनावट सबसे बड़ी चुनौती है, और इसको हमने पार कर लिया। मुझे लगता है कि इसको हमने पार कर लिया। बहुत ही मजबूत हम लोगों का जो संवैधानिक बनावट है, ठीक है, इसमें लचीलापन भी है और कठोरपन भी है। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग कानून ये भी करते हैं, बदल भी देते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे कानून कड़ा भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सब कुछ एकदम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सबके लिए लिखा हुआ है, और सबके लिए सारा कुछ प्रावधान, सारा अधिकार, सारा कर्तव्य, सारे लोगों का, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जो भी स्पेशल उनको स्टेटस मिला है, विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, उनके लिए भी अपने अपने अधिकार, अपने अपने कर्तव्य दिया हुआ है। तो संवैधानिक बनावट हम लोग का बहुत मजबूत है। उसके अलावा लोकतांत्रिक अधिकार, अब राइट्स की बात करते हैं, तो मतलब कि लोगों का अधिकार का हम लोगों ने बोला ना मैंने कि सब पूरा संविधान में हम लोगों का पूरा अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप पढ़ेंगे बाद में जाके तो आप देखेंगे 12 से 35 तक, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक पूरा अधिकार का ही बात करता है, हम लोगों के लोकतंत्र के अधिकार का ही बात करता है, लोगों के अधिकार का ही बात करता है, जिसमें कि 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी था हम लोगों के पास, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हट गया है। 6 मूल अधिकार हैं, और उस चीज़ को जैसे कि कौन कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। फिर मतलब कि बाल जो श्रम होता है वो, और जो मजदूरी, जो बंधुआ मजदूर वगैरह की व्यवस्था है उसके खिलाफ अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके अलावा हम लोगों के पास क्या है, ये अपना अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और उसका धर्म का, संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब जो 6 हम लोगों के जो है मूल अधिकार मिले हुए हैं, और सारे अधिकार इसमें समाहित है। जीवन का एकदम बिल्कुल अधिकार मिलता है, आपको एकदम खुल के जीने का अधिकार मिलता है सारे तरह से, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, ठीक। तो इस चुनौती को भी हमने पार किया है। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें भी, अधिकार में भी। अब धीरे धीरे हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी होती, जैसे कि हमने पढ़ाया है, शिक्षा का अधिकार आपको जाके मिला 21A में जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में जाके मिला, अभी जाके मिला है 2009 या ऐसे कुछ में मिला है आपको। तो वो चीज़ है कि लोकतांत्रिक अधिकार धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है, चुनौतियों को हम लोग टैकल कर रहे हैं। उसके अलावा संस्थाओं का कामकाज, मैंने बोला कि जो भी हैं संस्थाएं, जैसे कि आपका हो गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बात है, ये बोला जाता है जैसे कि अमेरिका में और इंग्लैंड में बोला जाता है कि वहाँ का न्यायपालिका सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वो लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत है, भारत से ज़्यादा मजबूत है। लेकिन हम लोग की खूबसूरती यही है कि सारे जो तीनों संस्थाएँ हैं, जो बड़ी संस्थाएँ हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि विधायिका पर विधायिका अपना काम करती है, फिर कार्यपालिका उस पर कानून बनाती है, और उस कानून पर जो है हस्तक्षेप कर सकती है कौन, न्यायपालिका कर सकती है। अगर हमारे सामाजिक आधारभूत, मतलब कि हमारे संवैधानिक आधारभूत ढांचे को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो, ठीक। तो इस तरह संस्थाओं का कामकाज भी है कि अपना अपना कामकाज बढ़िया से करें, मतलब कि एक पारदर्शी तरीके से करें, ठीक। उसके बाद चुनाव, इसके बाद मैंने लिखा है चुनाव का सबसे बड़ा लोकतंत्र में चुनौती, सबसे बड़ा चुनाव इसलिए है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में आप देखते ही हैं इतने सारे राजनीतिक दल हैं, और मतलब कि सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र का, मैंने राजनीतिक दल का परिभाषा दिया था, और उसका परिभाषा मैंने यही दिया था कि सबसे पहला उनका उद्देश्य होता है कि एक विचार, समूहों का एक विचार, मतलब जितने भी लोग हैं सबका एक विचार, और दूसरा कि सत्ता को प्राप्त करना, कैसे भी करके सत्ता को प्राप्त करना। तो इस सत्ता को प्राप्त करने में चुनाव का बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हम लोग चुनते हैं सरकार को, ठीक है। 18 वर्ष से ज़्यादा जितने लोग भी हैं, 326 हम लोग का मूल अधिकार, आर्टिकल जो 326 मूल अधिकार देता है, मतलब कि संवैधानिक अधिकार देता है हम लोगों को मतलब कि चुनाव में भाग लेने का, मताधिकार अपना प्रयोग करने का। तो
चुनाव में लोग मतलब कि इतने मतलब कि आप जानते ही हैं, ये छुपा हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि नेता लोग पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं वोट्स को, ठीक है। काला धन जो होता है, अपना ब्लैक मनी जो होता है, उसको मतलब कि यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर से भ्रष्टाचार का बहुत सारे तरीके मतलब कि यहाँ पे निकल आते हैं। तो इस चीज़ को चुनौती का टैकल करने के लिए वैसे हम लोग के पास चुनाव आयोग है, लेकिन फिर भी ये चीज़ विद्यमान है आज, और ये चुनौती है लोकतंत्र के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव, ठीक है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से और वैध तरीके से हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अब संघवाद और विकेंद्रीकरण जो मैंने बताया, फेडरलिज्म की बात, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद पहले मैंने चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, विनती है कि आप पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे जो वीडियोज़ हैं आराम से देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए, संघवाद को समझने की कोशिश कीजिए, विकेंद्रीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि विकेंद्रीकरण को मजबूत करना या संघवाद को मजबूत करना या विकेंद्रीकरण करना अपने संस्था मतलब कि सरकार का मतलब कि शक्तियों का क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह केंद्रित हो जाएंगी सारी शक्तियाँ, अगर केंद्रित हो जाएंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सरकार क्या हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, वो तानाशाह हो जाएगा। बहुत बड़ा अंतर नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही व्यवस्था में, ठीक है। यही विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो फिर तानाशाही, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा विविधता को समेटना, ये मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, बार बार बोल के थक चुका हूँ कि विविधता जो है हमारे भारत की एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है, बहुत ही मतलब सुंदर हिस्सा है कि हम लोग इतने विविध समाज में रहते हैं जहाँ पे कि इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे क्षेत्र के लोग रहते हैं, इतनी सारी जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समेट के रखना, इस चीज़ की खूबसूरती को बनाए रखना, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आदमी कश्मीर जाइए तो कश्मीर की कश्मीरियत, कश्मीर खत्म नहीं होना चाहिए, कश्मीर की कश्मीरियत खत्म नहीं होनी चाहिए। बिहार है तो बिहार का बिहारीपन जो है खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब मराठी है तो मराठापन खत्म नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो आसाम में असामियत खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सारा कुछ जो है वो खत्म नहीं हो। दक्षिण में जाएंगे अगर केरला तमिलनाडु अगर है तो वहाँ का डोसा और इडली खत्म नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोगों को बोलने का जो तरीका है वो खत्म नहीं होना चाहिए, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो हमेशा आपको विविधता को समेट कर रखना है और उसको संजो कर रखना है। तो इस तरह से हमने ये चुनौतियाँ देखा। इसके अलावा मेरे दिमाग में जो आता है, जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में जो आता है कुछ चुनौतियाँ, जैसे कि अभी लोकतंत्र में चुनौती है आतंकवाद का, हमेशा चुनौती रहता है। आप आंतरिक आप इसका ये देखेंगे, नक्सलवाद आप देखते हैं, माओवाद देखते हैं, ठीक है। कुछ नेता जो इस चीज़ का गलत ये करते हैं, इस रास्ते को मोड़ते हैं, ये गलत है, ये चुनौतियां हैं। फिर महिलाओं का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो कमी है, ठीक है, 33% आरक्षण की बात होती है उसमें, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। फिर जो हम लोग बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 50% हम लोगों ने दिया है मतलब कि आरक्षण महिलाओं को, लेकिन फिर भी उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगा उनकी हिस्सेदारी, ठीक। तो ये सब सारी चुनौतियां, भ्रष्टाचार की चुनौती मैंने बोला ही, काले धन का बोला ही, गरीबी है, शिक्षा है, सारा कुछ जो है, महिलाओं की सुरक्षा है, सारा कुछ लोकतंत्र के लिए चुनौती ही चुनौतियां हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बोला कि आप आंख बंद कीजिएगा, जो भी आपको दिखेगा, जो भी चुनौतियां आपको दिखेंगी, जो भी समस्याएं दिखेंगी, वो चुपचाप कॉपी पर नोट कीजिएगा और वो सारे आंसर होंगे आपके, ठीक है। लोकतंत्र के लिए वो सारी चुनौतियां होंगी। उसके अलावा विश्व स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियां चल रही हैं। नेपाल में आप देखेंगे, नेपाल में अभी तक मतलब कि बहुत स्थिर नहीं हो पाया है, संविधान हमेशा बनता बिगड़ता रहता है। पाकिस्तान में भी वैसा ही हाल था। एक बार अभी मतलब 5 या 10 साल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नवाज शरीफ के कार्यकाल में पहली बार उसने 5 साल का कार्यकाल पाकिस्तान में पूरा हुआ। वो भी लोकतंत्र ही है, लेकिन वहाँ पे भी ये हाल, ये सही नहीं है, ठीक। फिर आप श्रीलंका में देखते हैं तो आप देखते हैं सनहिली और तमिलों का एक वो चलता है, ठीक है, संघर्ष चलता है, तो वो भी सही नहीं है। फिर से बोलीविया का संघर्ष है, फिर से यूगोस्लाविया जो भी घटित हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे बहुत सारे लोकतंत्र के अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। इस चीज़ को धीरे धीरे टैकल करने की कोशिश की जा रही है और इसको टैकल करने की ज़रूरत भी है। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को आपको बताया बहुत ही सारांश में और बहुत अच्छे तरीके से, लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं और क्या क्या मतलब कि जनता ये मतलब कि सरकार है जो बदलाव ला सकती है। तो अब इस तरह से ठीक है, ख़त्म करते हैं अपने मतलब कि सिविक्स के सारे मतलब कि सारे चैप्टर्स को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब जितने भी नोट्स हैं सबको आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे नोट्स को आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप ये कीजिए, मतलब कि हमें मेंशन कीजिए, ठीक है। और बाकी आपके विचारों का बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता है, ठीक है। आगे बढ़ाइए आप चैनल को, हम लोग को बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा इस चीज़ से। और सब्सक्राइब कीजिए और आगे की ओर बढ़ाइए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। धन्यवाद, ओके, बाय।